नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 11 जून 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हिंदू में तो एक ही इशू काम का है, वो भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। गल्फ सेंसिटिविटी से संबंधित, मतलब जो प्रोफेट मोहम्मद को लेकर टिप्पणी की गई ना इंडिया में, उसको लेकर गल्फ कंट्रीज़ किस प्रकार से सेंसिटिव हो गए, उससे संबंधित ये आर्टिकल है। दो और इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडिया में पेटेंट रेजीम से संबंधित, और तीसरे नंबर पे कोऑपरेटिव मूवमेंट से संबंधित, किस प्रकार से लोकल लेवल पे कोऑपरेटिव्स का रोल इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने में, ग्लोबल वार्मिंग को एड्रेस करने में, उससे संबंधित ये आर्टिकल है। तो तीनों आर्टिकल्स को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया में पेटेंट रेजीम से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, हाल ही में यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने ना अपनी एक रिपोर्ट रिलीज की, और इस रिपोर्ट में इन्होंने इंडिया को अपनी प्रायोरिटी वाच लिस्ट में रखा है। अकेला इंडिया नहीं है इस प्रायोरिटी वाच लिस्ट में, और भी काफ़ी सारे देश हैं जैसे अर्जेंटीना, चिली, चाइना, इंडोनेशिया, रशिया, वेनेजुला। किन देशों को इस लिस्ट में रखा जाता है यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, जिनके बारे में यूएस को यह लगता है कि ये देश पेटेंट की अच्छे से सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, मतलब सिंपल भाषा में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की ठीक से प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। पेटेंट का क्या मतलब होता है आप सबको पता है, फिर भी बताता हूं। मान लीजिए किसी कंपनी ने कोई ड्रग डेवलप की, तो उस ड्रग को एक्सक्लूसिवली बेचने के, प्रोड्यूस करने के राइट्स मिल जाते हैं उस कंपनी को जिसने ड्रग को डेवलप किया है कुछ सालों के लिए, फॉर एग्जाम्पल 20 सालों के लिए। इसलिए दिया जाता है पेटेंट, ताकि वो कंपनी जिसने मेहनत की है ड्रग डेवलप करने में, रिसर्च की है, वो थोड़ा पैसा कमा सके उस ड्रग को बेच के। इसलिए पेटेंट दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा R&D हो और कंपनीज रिस्क लें ड्रग्स को डेवलप करने में। अगर मान लीजिए पेटेंट नहीं मिलेगा तो फिर तो मेहनत किसी की और कोई कंपनी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी ड्रग, तो फिर फायदा क्या हुआ उस कंपनी को जिसने ड्रग डेवलप की है इतने सालों की मेहनत से। तो ये बात श्योर है कि R&D को बूस्ट करने के लिए पेटेंट देना जरूरी है और पेटेंट की सुरक्षा भी जरूरी है। लेकिन देखो, दूसरी तरफ एक कंसर्न ये है, कई केसेस में जैसे अभी कोविड-19 था, अब कोविड-19 जैसी महामारी आ गई है, क्या इस सिचुएशन में पेटेंट माफ नहीं होना चाहिए? जब पेटेंट को माफ करके बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकती है, तो क्या पेटेंट वेवर नहीं होना चाहिए था? नहीं हुआ। वैसे इंडिया और साउथ अफ्रीका ने ज्वाइंट एप्लीकेशन दी थी WTO में, लेकिन कोविड-19 की वैक्सीन को प्रोड्यूस करने के लिए पेटेंट माफ नहीं हुआ। जिन कंपनीज ने ड्रग को डेवलप किया था सिर्फ वही मैन्युफैक्चर कर रही हैं, या फिर उन कंपनीज का किसी दूसरी कंपनी के साथ करार हुआ हो, एग्रीमेंट हुआ हो, तो वो कंपनीज कर रही हैं। बट ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी कोविड-19 की वैक्सीन डेवलप कर ले, ऐसा नहीं हुआ, पेटेंट वेवर नहीं हुआ। इससे पहले कि हम इंडिया में कंसर्न्स की बात करें कि पेटेंट रेजीम को लेकर चिंता क्या है यूएस की, मतलब यूएस क्यों बहुत बार बार बोलता है कि इंडिया में पेटेंट रेजीम अच्छा नहीं है, ये हम डिस्कस करें उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंडिया में एक्ट कौन सा है जो पेटेंट्स की सुरक्षा करता है, प्रोटेक्शन करता है। देखो, 1970 में एक एक्ट आया था, इंडियन पेटेंट एक्ट। इस एक्ट को लेकर डेवलप कंट्रीज की काफी सारी शिकायतें थी, बट देखो उसके बाद तो धीरे धीरे इंडिया ने अपना जो डोमेस्टिक पेटेंट रेजीम है वो इंटरनेशनल पेटेंट रेजीम के अकॉर्डिंग कर लिया। बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलूं, कई बार कुछ हिंदी वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको दिक्कत आती है। पेटेंट रेजीम का मतलब ये है एक्ट, मतलब हमारे देश में पेटेंट संबंधित एक्ट क्या हैं, पॉलिसीज क्या हैं, रूल्स क्या हैं, इन सबको रेजीम बोल दिया जाता है। तो रेजीम वर्ड से आप घबराइएगा मत। तो हाँ, कैसे 1995 में WTO आया था, और WTO के अंतर्गत एक एग्रीमेंट है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इस एग्रीमेंट को इंडिया ने ज्वाइन किया। देखो, ये एग्रीमेंट ट्रिप्स जो है ना, मेनली डेवलप कंट्रीज लेके आए थे। उनको ये डर लगता था कि हमारे देश की कंपनीज बहुत मेहनत करती हैं, नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप करती हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है, पेटेंट की सुरक्षा नहीं हो पाती, तो हमारी कंपनीज की सारी जो मेहनत है ना वो व्यर्थ चली जाती है, और उन प्रोडक्ट्स की जो बहुत मेहनत से डेवलप किए गए हैं उनकी डुप्लीकेट कॉपी बिकने लगती है। तो डेवलप कंट्रीज ने बोला डेवलपिंग कंट्रीज को, आप ये एग्रीमेंट साइन कीजिए। आप जब ये एग्रीमेंट साइन करोगे तो आपको पेटेंट एक्ट में बदलाव लाना होगा, यानी पेटेंट रेजीम को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तो यही हुआ, इस एग्रीमेंट को इंडिया ने साइन किया। उसके बाद
2005 में इंडिया एक नया मजबूत पेटेंट एक्ट लेके आया, इंडिया पेटेंट एक्ट 2005। इसके अलावा देखो और भी पेटेंट संबंधित जो कन्वेंशन है ना, वो भी इंडिया ने साइन किए हैं, जैसे बर्न कन्वेंशन है जो कॉपीराइट को गवर्न करती है, बुडापेस्ट ट्रीटी, पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड द पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी, इन सब का इंडिया सिग्नेटरी है। लेकिन फिर भी कंसर्न्स ये हैं, एक तो देखो इंडिया की ना कंसिस्टेंसी नहीं है पेटेंट प्रोटेक्शन को लेके। बेशक एक दो बार हुआ हो, लेकिन इंडिया ने कंपल्सरी लाइसेंस दिया है और एक बार एवरग्रीनिंग ऑफ लाइसेंसिंग को रोक दिया है। क्या है ये दोनों चीजें मैं आपको बता देता हूं। कंपल्सरी लाइसेंसिंग का क्या मतलब है? देखो पेटेंट एक्ट 2005 में ना एक प्रोविजन ये है कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जब आ रही है ना, तो उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए फिर इंडिया जो है किसी भी कंपनी को आदेश दे सकता है कि आप ये ड्रग मैन्युफैक्चर कीजिए। तो इसको लेके डेवलप कंट्रीज के खास करके यूएसए के कंसर्न्स हैं। इंडिया का ये कहना है भैया ये तो ट्रिप्स एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग है ना, हमने कुछ अलग थोड़ी ना प्रोविजन किया है हमारे पेटेंट एक्ट में। और एक है एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स। इसका क्या मतलब है? देखो ये डेवलप कंट्रीज की कंपनीज ना बहुत ज़्यादा चालाक होती हैं। जैसे मान लीजिए इन्होंने किसी ड्रग के लिए पेटेंट हासिल किया 20 सालों के लिए, 20 साल पूरे होने वाले हैं, ये ना जानबूझ के क्या करेंगे, उसी ड्रग की एक नई फॉर्म निकाल देंगे और बोलेंगे कि नई ड्रग है ये, या फिर नई प्रॉपर्टी बता देंगे, नई वेरिएंट बता देंगे। इस प्रकार के तरीकों से फिर से 20 साल के लिए पेटेंट लेने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया का ये कहना है कि भैया ये तो एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट है, मतलब आपने उसी ड्रग की एक नई फॉर्म निकाल दी, नई प्रॉपर्टी बता दी और बोल रहे हो कि फिर से पेटेंट दे दीजिए। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये चालाक हैं डेवलप कंट्रीज की कंपनीज, बट आरोप इंडिया पर लगाती हैं कि इंडिया में पेटेंट रेजिम अच्छा नहीं है। नेक्स्ट कंसर्न्स हैं इंडिया में क्या पेटेंट किया जा सकता है क्या नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डेवलप कंट्रीज में पेटेंट होती हैं, जैसे ट्रेडिशनल नॉलेज है, इंडिया में नहीं होती। हॉर्टिकल्चर का तरीका है, मतलब अनेकों ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया में पेटेंट नहीं हो सकती लेकिन डेवलप कंट्रीज में होती हैं। नेक्स्ट इंडिया में पेटेंट लेने में लंबा समय लग जाता है। डेटा सेफ्टी को लेकर डेवलप कंट्रीज के कंसर्न्स हैं। और डुप्लीकेशन इंडिया में काफ़ी होता है, जैसे झूठा ट्रेड मार्का, जैसे हल्दीराम का प्रोडक्ट है, नकली भुजिया बिकने लगेगी हल्दीराम का मार्का इस्तेमाल करके। ऐसे ना ट्रेड मार्का फोर्ज करके प्रोडक्ट बहुत बिकता है इंडिया में। जैसे रिबोक है, नकली रिबोक के प्रोडक्ट्स बिकने लगेंगे। इसके अलावा लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है यूएसटीआर ने अपनी रिपोर्ट में कुछ ऐसे स्टेप्स को भी हाईलाइट किया जो पॉजिटिव हैं इंडिया ने लिए हैं पेटेंट रेजिम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जैसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंसेस एंड फोनोग्राम ट्रीटी, इंडिया इनका पार्ट बना है इंडिया। इसके अलावा WIPO कॉपीराइट ट्रीटी इनका भी पार्ट बना है। इनको कलेक्टिवली जाना जाता है WIPO इंटरनेट ट्रीटीज के नाम से। इसके अलावा 2019 में नाइस एग्रीमेंट जो ट्रेडमार्क से संबंधित है, इसको भी इंडिया ने साइन किया। तो ये कुछ पॉजिटिव स्टेप्स है जो इंडिया की तरफ से लिए गए हैं। वैसे देखो WTO का जब समिट ऑर्गेनाइज हुआ था ना नवंबर 2021 में, तो इस समिट में दोहा डिक्लेरेशन ऑन द ट्रिप्स एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया गया था। इसमें ना दोनों तरफ की बातें बोल दी गई, एक तो कि डेवलपिंग कंट्रीज को और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को जो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स सताती है ना, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है इस डिक्लेरेशन में। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन जरूरी है अगर हमें नए ड्रग्स को डेवलप करना है। तो मतलब दोनों तरह की बातें बोल दी गई। एक तरफ ये भी डिसाइड कर लिया गया, ये भी मेंशन कर दिया गया डिक्लेरेशन में कि पब्लिक हेल्थ जरूरी है, दूसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन भी जरूरी है ताकि नई ड्रग्स को डेवलप किया जा सके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया पेटेंट रेजिम से संबंधित। अगला जो आर्टिकल है वो गल्फ नेशंस के साथ इंडिया के रिश्तों से संबंधित है। देखो कंट्रोवर्सी तो आपको पता है, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल बीजेपी के दो स्पोक्स पर्सन, उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद के बारे में टिप्पणी की, जिसके बाद न सिर्फ हमारे देश में बल्कि मुस्लिम कंट्रीज में भी उबाल है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो हुआ क्या, काफी सारे गल्फ कंट्रीज ने ना इस पर आपत्ति जताई और मांग ये की कि इंडिया माफी मांगे इस मुद्दे पर, लेकिन इंडिया ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। इंडिया ने कहा कि भैया दो लोगों की वजह से इंडिया क्यों माफी मांगे, इंडिया देश अपने आप में बहुत बड़ा है
और कोई इंडिविजुअल कोई टिप्पणी करता है उसकी वजह से पूरे देश को माफी मांगने की क्या आवश्यकता है। तो इंडिया ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गल्फ कंट्रीज की मांग को। लेकिन एक बात जो इंडिया के डिप्लोमेट्स को हैरान कर रही है वो ये है, आमतौर पे ना हमारे देश में मुस्लिम से संबंधित इश्यूज पे ना ये गल्फ कंट्रीज ज्यादा बोलती नहीं है। मतलब कि OIC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन, ये समय समय पर कुछ ना कुछ कमेंट करती रहती है, लेकिन इंडिया इसे इग्नोर कर देता है। इंडिया पाकिस्तान जो कुछ बोलता है उसे भी इग्नोर कर देता है। लेकिन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने ना एक भूल कर दी इस समय कि बात देखो इंडिया में मुस्लिम से संबंधित इश्यूज की नहीं थी जिसको लेके अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकती है। बात थी प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर टिप्पणी की। इस वजह से जो गल्फ कंट्रीज है ना वो इंडिया के अगेंस्ट हो गई इस इशू पर, और मेजर एम्बेरसमेंट हो गई इंडिया को। जैसे हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू, वो कतर की यात्रा पर गए थे, और जब कोई डिग्निटरी जाता है तो स्वागत के लिए छोटा मोटा समारोह नहीं आयोजित होता, वो कैंसिल कर दिया कतर ने, ये बोलते हुए कि अभी कोविड-19 की महामारी चल रही है। तब एकदम से हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है वो जागी और उन्होंने जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके कंसर्न्स को एड्रेस करना स्टार्ट किया, और जो 2 स्पोक्स पर्सन्स हैं बीजेपी के, एक को सस्पेंड कर दिया गया और नवीन जिंदल उनको एक्सपेल कर दिया गया पार्टी से। वैसे देखो एक के बाद एक टोटल 15 कंट्रीज ने जब इंडिया के अगेंस्ट इस इशू पर अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया ना, तो ऐसा लगा जैसे ये तो एक डोमिनो इफेक्ट है। डोमिनो इफेक्ट मतलब कतर ने कर दिया, कतर ने इंडियन एनवॉय को समन किया, उसके बाद और काफी सारे देशों ने इंडियन एनवॉय को समन करके अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया। बट बात वही आती है, नपूर शर्मा और नवीन जिंदल ये कोई सरकार के मिनिस्टर नहीं हैं, ये इंडिविजुअल्स हैं, बेशक किसी पार्टी के पर्सन हो, तो पूरे इंडिया को कोई कैसे क्रिटिसाइज कर सकता है इस चीज को लेके। लेकिन ये बात सच है, इंडिया में कहीं ना कहीं देखो कम्युनलिज्म काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ समय से, और टीवी डिबेट्स भी काफी ज्यादा जहरीली हो गई हैं। ऐसे वक्त का कुछ देखो बाहरी देश जो है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, वो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जैसे मतलब ऑलरेडी अगर कम्युनलिज्म हो तो छोटी से छोटी बात को हवा दे दी जाती है बहुत बड़ी। देखो रिलीजन ना हमें जीने का तरीका सिखाता है। जैसे हिंदू धर्म में इतने सारे त्योहार हैं, मुस्लिम्स के अलग से त्योहार हैं, क्रिश्चियंस के अलग से त्योहार हैं, तो हमें कैसे जिंदगी जीनी है वो सिखाया जाता है धर्म के द्वारा। बट दिक्कत तब ये आ जाती है जब किसी भी पर्सन को ये लगता है कि मेरा धर्म अच्छा है, कोई बात नहीं, मैं एक अच्छा हिंदू हूं, मेरा धर्म अच्छा है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन जब वो ये बोलने लगता है ना कि दूसरे का धर्म बेकार है, आपको ये नहीं करना चाहिए, आप घटिया हो, तब दिक्कतें होने स्टार्ट हो जाती हैं। तब फिर वो कम्युनलिज्म आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब आपको अपने धर्म पे गर्व है, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप धार्मिक हो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, फेथ का मामला है, विश्वास का मामला है। लेकिन जब आपको दूसरों के धर्म से शिकायत होनी स्टार्ट हो जाती है ना, तो आपको यह लगता है कि दूसरे धर्म के लोगों के इंटरेस्ट मेरे धर्म के लोगों से अलग हैं, और दोनों में जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम मतलब अगर दूसरे धर्म के लोग आगे बढ़ते हैं तो मुझे नुकसान होगा। ये सब भावनाएं जब आनी स्टार्ट हो जाती है ना, तब कम्युनलिज्म आ जाता है, तब फिर देश टूटना स्टार्ट हो जाता है। टूटा 1947 में, आगे भी टूट सकता है अगर कम्युनलिज्म बढ़ेगा तो इस चीज को ना यहीं पर दबाने की आवश्यकता है, क्योंकि देश देखो तभी आगे बढ़ सकेगा जब देश एकजुट हो। अदरवाइज तो फिर दुश्मन देश भी इंडिया में जो फॉल्ट लाइन्स है ना उनका इस्तेमाल करना स्टार्ट करेगा अपने फायदे के लिए। अगर देखो नेशनलिज्म देश का होना चाहिए ना, वो धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, वो इकोनॉमी के आधार पर होना चाहिए कि हम सबको मिलकर देश की इकोनॉमी को इतना मजबूत बनाना है। एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा, कि इतना मजबूत बनाना है कि वर्ल्ड के बड़े बड़े कंट्रीज इंडिया को पूछना स्टार्ट करें, इंडिया का पासपोर्ट मजबूत हो। अभी इंडिया को कोई मतलब फ्री वीजा कितने कम कंट्रीज इंडिया को देते हैं, जबकि यूएस का, जापान का, इनका वीजा कितना स्ट्रांग है, मतलब पासपोर्ट इनका कितना स्ट्रांग है, वीजा ऑन अराइवल मिलता है। इंडिया के पास जिसका पासपोर्ट है उसको कितने कम देश वीजा ऑन अराइवल देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, तब पॉसिबल होंगी जब इंडिया एज ए कंट्री स्ट्रांग होगा, इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, जिसमें राइटर भी यही वकालत करते हैं कि इंडिया में सभी धर्मों का सम्मान, आपसी भाईचारा, विभिन्न कम्युनिटीज का आपस में ट्रस्ट, ये सब जरूरी है, तब इंडिया मजबूत होगा। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल
कोऑपरेटिव्स के रोल से संबंधित हैं क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल में देखो ये कहा जाता है, चूंकि अब वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो लोकल लेवल पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ना, वो बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में और क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए लोकल लेवल पे अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने में, मतलब ऐसा कुछ करने में जिससे एमिशंस कम से कम हो। बट आवश्यकता ये है, सरकार को कोऑपरेटिव्स को ना सपोर्ट करने की आवश्यकता है, अलग अलग तरीकों से पॉलिसी सपोर्ट देने की आवश्यकता है, फंडिंग संबंधित सपोर्ट करने की आवश्यकता है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम ना कोऑपरेटिव से संबंधित पूरा का पूरा जो बेसिक्स है ना, वो डिस्कस कर लेते हैं। याद होगा आपको, हमने एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया था मैथ्स वाला एग्जाम्पल, कि किसी हॉस्टल में 100 स्टूडेंट्स हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे जो कि मैथ्स में हमारे लिए खाना तैयार करवाएगी। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखो एक तो ये सिस्टम होता है, कोई बिल्डर जिसने ज़मीन ली, ज़मीन के ऊपर रेजिडेंशियल सोसाइटी इस्टेब्लिश कर दी जिसमें 100 फ्लैट्स हैं। अब बिल्डर एक एक करके उन 100 फ्लैट्स को बेचेगा और मुनाफा कमाएगा। एक दूसरा मॉडल ये भी हो सकता है, मान लीजिए पहले से ही वो 100 लोग जिनको घर की तलाश है, जो अपने लिए फ्लैट बनवाना चाहते हैं, वो एक साथ आ जाएं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश करें, प्रॉपरली उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रेसिडेंट चुना जाए, कोषाध्यक्ष चुना जाए, सेक्रेटरी चुना जाए, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी इन 100 लोगों से पैसा इकट्ठा करके जमीन लेके वहां पे घर बनवाए। अगर ऐसा ये 100 लोग करेंगे तो इनको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि बिल्डर का जो मुनाफा है वो खत्म हो जाएगा। ये 100 लोग मिलके ही अपने लिए लैंड परचेज किया, इन्होंने अपने लिए घर बनवाया, तो इनको वो फ्लैट सस्ता पड़ेगा। ये ही एक और एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। एग्जाम में लिखने के लिए डेफिनेशन क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव देखो एक ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हैं जो कि एक साथ आते हैं वॉलंटरी अपनी इच्छा से, ताकि अपने कॉमन इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर सके। कोऑपरेटिव के ऊपर किसी एक पर्सन का हक नहीं होता है और जितने मेंबर्स होते हैं सबके द्वारा मिलके उस कोऑपरेटिव को कंट्रोल किया जाता है डेमोक्रेटिकली। तो ये डेफिनेशन है, कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है जो एग्जाम में आपको लिखनी है। कोऑपरेटिव देखो काफ़ी तरह के हो सकते हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, यानी कंज्यूमर एक साथ आते हैं अपने कॉमन हितों की पूर्ति के लिए, प्रोड्यूसर एक साथ आते हैं, हाउसिंग के लिए लोग एक साथ आते हैं, क्रेडिट के लिए एक साथ आते हैं, या फिर मार्केटिंग के लिए एक साथ आते हैं। ये डिपेंड करता है कि जिस पर्पज़ के लिए मेंबर्स जो हैं वो एक साथ आए हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का टाइप क्या है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2012 का जो साल है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स के तौर पर डेजिनेट किया था। इंडिया देखो अभी भी एक कृषि प्रधान देश है, तो इंडिया में एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़े सेक्टर्स में कोऑपरेटिव मूवमेंट ने, कोऑपरेटिव्स ने डेवलपमेंट लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आपको तो पक्का याद होगा, कुछ दिनों पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था डेयरी सेक्टर से संबंधित, किस प्रकार से ऑपरेशन फ्लड में, यानी मिल्क रेवोल्यूशन हमारे देश में आया, उसमें कोऑपरेटिव मूवमेंट ने कैसे रोल प्ले किया। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जहां पर कोऑपरेटिव्स डोमिनेंट हैं, जैसे एग्रीकल्चर, क्रेडिट, मार्केटिंग। इफ़को जो है, इस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का शेयर फर्टिलाइजर्स के मामले में तीसरे नंबर पे है। इसके अलावा मिल्क, कॉटन, हैंडलूम, हाउसिंग, एडिबल ऑयल, शुगर, फिशरीज, इनसे जुड़े कोऑपरेटिव्स ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। अब देखो थोड़ा हम इतिहास में जाते हैं। आज़ादी से पहले किस प्रकार से कोऑपरेटिव मूवमेंट हमारे देश में चली। देखो जिस प्रकार से क्वेश्चंस का नेचर चेंज हो रहा है ना, तो यूपीएससी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकती है कि प्री इंडिपेंडेंस ईरा में कोऑपरेटिव मूवमेंट को डिस्कस कीजिए। तो कोऑपरेटिव से पहले तो देखो स्टार्ट हुए थे यूरोप में, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव्स को इंडिया में भी इस्टेब्लिश किया, क्योंकि इंडिया में फार्मर्स काफ़ी पुअर थे और मनी लेंडर्स के द्वारा फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट किया। ये जो वर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये देखो तब एग्जिस्टेंस में आया था जब महाराष्ट्र में पुणे और अहमदनगर के जो किसान हैं वो काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे थे मनी लेंडर्स की नीतियों के अगेंस्ट। मनी लेंडर्स जब लोन देते थे किसानों को तो उस पर भारी भरकम इंटरेस्ट वसूलते थे। इसको लेके एजिटेशन चल रहा था।
पुणे और अहमदनगर के फार्मर्स का। तो इस एजिटेशन के बाद, विरोध प्रदर्शन के बाद, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 एक्ट्स बनाए। डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट 1879 में, लैंड इंप्रूवमेंट लोन एक्ट 1883 में और एग्रीकल्चरलिस्ट लोन एक्ट 1884 में। पहली जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी प्री इंडिपेंडेंस ईरा में, ये बनी 1903 में बैंकिंग में। इस सोसाइटी को गवर्नमेंट ऑफ बंगाल की सपोर्ट के साथ इस्टेब्लिश किया गया था और ये सोसाइटी रजिस्टर हुई फ्रेंडली सोसाइटीज एक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत। बाद में देखो 1904 में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट आया। इस एक्ट ने कोऑपरेटिव को एक निश्चित स्ट्रक्चर और शेप प्रोवाइड किया। 1919 में इसके बाद कोऑपरेशन जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट बन गया, यानी प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया। प्रोविंसेस को यह अधिकार दिया गया था कि आप अपने अपने कोऑपरेटिव लॉज बना सकते हो अंडर मोंटेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। यही स्ट्रक्चर चलता रहा जब तक कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं आ गया। इसके बाद 1942 में गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एक और एक्ट लेके आई, मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। देखो ये जो एक्ट है उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कवर करता था जिनकी मेंबरशिप एक प्रोविंस में ना होके मल्टी प्रोविंसेस में थी। उस समय कई सारे प्रोविंस थे इंडिया में, और अगर मान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो मेंबरशिप है वो अलग अलग प्रोविंसेस में भी है, तो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कवर करता था ये एक्ट। इसके बाद देश आज़ाद हो गया। तो आज़ाद भारत में कोऑपरेटिव मूवमेंट कैसे चली? देखो इंडिपेंडेंस के बाद कोऑपरेटिव्स को जगह दी गई 5 ईयर प्लान्स में। 1958 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने रिकमेंडेशन दी कि एक पॉलिसी आनी चाहिए कोऑपरेटिव्स पे, नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव्स। इसके साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो पदाधिकारी होते हैं, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, उनको ट्रेनिंग देने के लिए प्रोविज़न किया जाए ताकि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अच्छे से चला सकें। इसके साथ साथ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ भी इस्टेब्लिश किए जाएं। नेक्स्ट 1962 में एक नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश की गई। ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन थी, यानी पार्लियामेंट के एक एक्ट की सहायता से इसे इस्टेब्लिश किया गया था और उस एक्ट का नाम था नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक्ट। इसके बाद 1984 में पार्लियामेंट ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट इस्टेब्लिश किया ताकि अलग अलग जो कानून थे सोसाइटी से संबंधित, जैसे मार्केटिंग सोसाइटी के लिए अलग कानून था, क्रेडिट सोसाइटी के लिए अलग कानून था, उन सबको एक कानून में समेटा जा सके, उसके लिए 1984 में ये एक्ट आया था, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। 2002 में सरकार नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव्स लेके आई। देखो सोच के देखिए, रिकमेंडेशन दी गई थी 1958 में और आई कब पॉलिसी? आई 2002 में। इतना स्लो काम करती है सरकार। तो अब बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं कोऑपरेटिव से संबंधित। ऐसे क्वेश्चन प्री में काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं, मेंस के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन आ गया तो ये आपको लिखना है, लेकिन प्री में सीधा ये पूछ लिया जाता है क्या कोऑपरेटिव जो वर्ड है संविधान में मेंशन है या नहीं है, अगर मेंशन है तो कहाँ पे मेंशन है। देखो 2011 में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी और इस अमेंडमेंट की सहायता से संविधान में एक पार्ट ऐड कर दिया गया, पार्ट 9th बी। जो संविधान का पार्ट 9th ए है म्युनिसिपल्स से संबंधित, उसके बाद ये पार्ट ऐड किया गया है पार्ट 9th बी। ये हमारे देश में कोऑपरेटिव वर्किंग से संबंधित है। इसके अलावा आर्टिकल 19 सेक्शन 1 क्लास सी में एक जो बात बोली जाती है ना कि किसी इंडिविजुअल्स को अधिकार है वो कोई यूनियन या एसोसिएशन बना सकते हैं, तो इसमें कोऑपरेटिव वर्ड को भी ऐड कर दिया गया था। तो कोऑपरेटिव बनाना भी अब सिटीजन्स का एक फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट संविधान के आर्टिकल 43 बी में जो कि डीपीएसपी है, इसमें बोला गया है सरकार काम करेगी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करने के लिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं कोऑपरेटिव से संबंधित। ये कुछ कमेटीज हैं जो समय समय पर गठित की गई थी कोऑपरेटिव मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए। बस 2 कमेटीज के आप नाम याद रख लीजिए ताकि कोट किए जा सके एग्जाम में, और वो भी रिसेंट वाली हों तो ज़्यादा बढ़िया है। विखे पाटिल कमेटी और वीएस व्यास कमेटी 2001-2004। पुरानी कमेटीज को तो याद रखने का इतना फायदा है नहीं। अब इश्यूज की बात करते हैं, नहीं पहले इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर की
हमारे देश में इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला पॉइंट है पेनिट्रेशन इनटू क्रूशियल एरियाज। इसका मतलब देखो ये है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स जिसमें स्टेट नहीं जा पाता, इवन प्राइवेट सेक्टर भी नहीं पेनिट्रेट कर पाता। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट मान लीजिए, अब बैंक लोन देते नहीं है आसानी से, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या फिर सरकारी बैंक हो, तो क्रेडिट सोसाइटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उन मेंबर्स को लोन देने में जिन्हें आसानी से लोन मिलता नहीं है। इसके बाद पॉइंट है क्रूशियल इनपुट्स। देखो जो ये विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, ये स्ट्रेटेजिक इनपुट्स प्रोवाइड करती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े फार्मर्स को। कंज्यूमर सोसाइटीज़ कंज्यूमर्स की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं कम रेट पर। अब जैसे देखो बहुत सारे कंज्यूमर्स एक साथ आ जाएंगे तो एक बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाएगी। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर मार्केट में जाके माल खरीदेगी, उन्हें तो सस्ता माल मिलेगा ना, तो कंज्यूमर्स को डिस्काउंट मिलेगा, ये फ़ायदा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है बेनिफिट्स दी फार्मर्स। फार्मर्स को खूब फ़ायदा होता है इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से। जैसे मार्केटिंग सोसाइटी है, अगर एक किसान अपनी फसल को बेचेगा तो उसकी उतनी बार्गेनिंग पावर नहीं होती, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें काफ़ी सारे किसान मेंबर्स हैं, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी किसान की फसल को बेचेगी तो बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी, ज़्यादा अच्छे दाम दिलवा पाएगी वो कोऑपरेटिव सोसाइटी किसानों को उनकी फसलों के। नेक्स्ट है बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो एक किसान को अपनी फसल स्टोर करके रखनी है, उसके पास तो इतने पैसे नहीं अपना अलग से गोडाउन बनवाए या फिर कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी वो इस्टेब्लिश करे। लेकिन मान लीजिए 100 किसान हैं, वो थोड़ा थोड़ा पैसा देके कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश करते हैं और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी इस्टेब्लिश करती है जिसमें सारे के सारे जो किसान हैं मेंबर्स हैं उनकी फसल को स्टोर करके रखा जा सकता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने यहाँ पे क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती है जैसे कोल्ड स्टोरेज, रूरल रोड्स, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट एंड हेल्थ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है, देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू काम जल्दी हो जाते हैं क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व नहीं होती। तो रेड टेपिज्म आमतौर पर ये सब कुछ जो सरकारी कामों में देखने को मिलता है वो सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में नहीं देखने को मिलता, इसलिए काम जो है वो जल्दी जल्दी हो जाता है, बिना तकलीफ के हो जाता है। नेक्स्ट है यूनिटी अमंग द मेंबर्स। कोऑपरेटिव मूवमेंट ने रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट लाने का काम तो किया ही किया, लेकिन देखो जो मेंबर्स बने कोऑपरेटिव सोसाइटी के उनमें आपस में एकजुटता, ट्रस्ट वर्दीनेस, ये सब भी बढ़ी, तो आप कह सकते हो भाईचारा ज़्यादा बढ़ा। नेक्स्ट है बियॉन्ड क्लास कन्फ्लिक्ट। देखो हमारे देश में सोसाइटी में तो क्लास डिवाइड बहुत ज़्यादा है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जब अलग अलग सेक्शंस के अलग अलग तबकों के लोग एक साथ आते हैं तो क्लास डिवाइड कम होता है। नेक्स्ट एनकरेजेस डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। चूँकि देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई एक पर्सन मालिक नहीं होता, डिसीजंस डेमोक्रेटिकली लिए जाते हैं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो ये जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं जैसे वैल्यू ऑफ सेल्फ हेल्प, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, सॉलिडारिटी, इन सबको प्रमोट करती हैं। इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज से जुड़े चैलेंजेस को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है मिसमैनेजमेंट एंड मैनिपुलेशन। देखो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है और कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिसमैनेज किया जाता है। गवर्निंग बॉडी में ज़्यादातर अमीर लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, और जो कॉमन मेंबर्स होते हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। जो गवर्निंग बॉडी में लोग होते हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मर्जी से कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाते हैं। और आजकल तो देखो पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा होने लगी है, मतलब पॉलिटिशियंस घुस जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में क्योंकि उनको लगता है कोऑपरेटिव सोसाइटी पर कब्जा हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स हासिल किए जा सकते हैं। तो आप कह सकते हो पॉलिटिसाइजेशन हो चुका है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। इसके बाद नेक्स्ट है लैक ऑफ अवेयरनेस। मेंबर्स को पता नहीं होता कि उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन रन होनी चाहिए, कुछ नहीं पता, मतलब जानकारी का अभाव होता है। इसके बाद नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टेड कवरेज। देखो ज़्यादातर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ना उनके कुछ ही मेंबर होते हैं और वो 1-2 गाँव तक सीमित होती हैं। बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमारे देश में काफ़ी कम हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल वीकनेस। कोऑपरेटिव मूवमेंट में एक ये कमी ये है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में ट्रेंड पर्सनल की कमी है। ट्रेंड स्टाफ होना तो वो अच्छे से नेगोशिएट कर ले मेंबर्स के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, लेकिन ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं कि करना क्या है, तो इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी ज़्यादा इफेक्टिवनेस से काम नहीं कर पाती।
नेक्स्ट है लैक ऑफ एफर्ट्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। देखो कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी सफल तो तब होगी ना जब उसके पास पैसे होंगे, और पैसे कब आएंगे जब मेंबर्स थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन मेंबर्स कंट्रीब्यूट कम करते हैं, इस वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास कैपिटल नहीं होता। कैपिटल नहीं होता तो वो सारी बातें जो हमने डिस्कस की कि हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करती है, वो कैसे करेगी? पैसे ही नहीं होंगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड कर सकेगी? नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस। देखो आजकल तो बड़ी बड़ी एमएनसीज मार्केट में हैं, तो उनका मुकाबला कोऑपरेटिव सोसाइटीज से होता है। तो जाहिर तौर पर जो एमएनसीज हैं उनके पास तो रिसोर्सेज की कमी नहीं होती ना, वो भारी पड़ती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पास इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं होती, इतने रिसोर्सेज नहीं होते, तो वो कंपटीशन में पिछड़ जाती हैं जब उनका एमएनसीज के साथ कंपटीशन होता है। इसके बाद स्लाइड पलटते हैं। नेक्स्ट पॉलिटिसाइजेशन का पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद देखो कोऑपरेटिव फाइनेंस सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा वीक है। जो हमारे देश में कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो खुद ही काफ़ी गरीब हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स के पास पैसा नहीं होता, उनका एनपीएस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इस वजह से कोऑपरेटिव बैंक्स भी ज़्यादा लोन दे नहीं पाते कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। तो ये हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस किए कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित, कोऑपरेटिव मूवमेंट से संबंधित। अब देखो आप एग्जाम्पल्स डिस्कस कीजिए, कैसे लोकल लेवल पे जो कोऑपरेटिव्स हैं वो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने की दिशा में काम कर रहे हैं। ढूंढी विलेज है गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वर्ल्ड का पहला सोलर इरिगेशन कोऑपरेटिव यहाँ पे काम कर रहा है, जिसका नाम है ढूंढी सौर ऊर्जा उत्पादक सहकारी मंडली। 2016 से काम कर रहा है। जो इस कोऑपरेटिव के मेंबर है ना, उनको सोलर एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। इस कोऑपरेटिव की वजह से ये जो किसान है ना बेटर हार्वेस्टिंग कर पाते हैं, फसल की पैदावार अच्छी होती है क्योंकि खर्चा कम आता है। और इसके साथ साथ इनको ना सोलर पैनल्स को ग्रिड से भी जोड़ा गया है, ताकि जो एक्स्ट्रा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना उसको ये बेच देते हैं और कुछ एडिशनल इनकम भी मिल जाती है। एक और कोऑपरेटिव है इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव। ये एक बहुत बड़ा कोऑपरेटिव है जो कि वेस्टलैंड को, मतलब खराब हुई भूमि को वापस जंगल में कन्वर्ट कर रहा है 3 नॉर्थ सेंट्रल स्टेट्स में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार से हमने चैलेंजेस डिस्कस किए। सजेशंस की बात करें, अगर देखो चैलेंजेस पता हो तो सजेशन तो आप आसानी से लिख सकते हो। जैसे एक चैलेंज ये था, ट्रेंड स्टाफ की कमी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, तो आप सॉल्यूशन दे दो कि स्टाफ को ट्रेन करने की आवश्यकता है, प्रोफेशनलिज्म इंड्यूस करने की आवश्यकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। जैसा हमने चैलेंज डिस्कस किया कि कुछ लोग जो चुने जाते हैं गवर्निंग बॉडी में वो अपनी मनमानी करते हैं, तो इसका आप सॉल्यूशन दे सकते हो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉपर लॉज, प्रॉपर रूल्स के आधार पर चलनी चाहिए और डिसीजंस डेमोक्रेटिकली लिए जाने चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मकसद होना चाहिए मेंबर्स को एकजुट रखना। मेंबर्स बेशक देखो एक दूसरे को जाने ना, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी एकजुटता से काम करे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की। पास्ट में काफ़ी सारे सेक्टर्स में अच्छा काम किया है और फ्यूचर में भी देखो नए नए एरियाज़, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी लोगों को उन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, उन एरियाज़ के बारे में फैमिलियर कर सकती है और उन एरियाज़ में कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छा काम कर सकती है। इफेक्टिव लीडरशिप की आवश्यकता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, तो सरकार इस दिशा में कुछ प्रयास कर सकती है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कोऑपरेटिव मूवमेंट से संबंधित। आज हमने टोटल 3 इश्यूज़ को डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।